वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व, लगभग 10 तत्व और साथ ही साथ 3 स्पेशल पॉइंट जो आपको वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। वैसे तो इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके शौर्य, पराक्रम, वीरता की गाथा भारत ही नहीं अपितु फिरंगी खुद भी गाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य के लिए सदा प्रेरणादायी रहेगा। वह सदा नारी जाति के लिए आदर्श रहेगी। ये सदा यह याद दिलाता रहेगा कि कभी ना रुकना ना झुकना, केवल अपने आत्मसम्मान और अपने देश और वतन के साथ हमेशा वफादारी रखने को सदा प्रेरित करता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस महान वीरांगना का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसी परिस्थितियों में हुआ। महारानी का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम मोरूपंत तांबे था, माँ का नाम भागीरथी था। पिताजी बाजीराव बलवंतराव जी के यहाँ एक पेशवा की नौकरी करते थे और बचपन से उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, किंतु प्यार से उन्हें मन्नू के नाम से बुलाते थे। दुश्मन के दांत खट्टे करने जन्मी एक मर्दानी रानी थी। साहस, विश्वास, आत्मसम्मान से सदा रची नई कहानी थी। मणिकर्णिका उर्फ मन्नू खूब मनमोहक छवि थी। छबीली, शुरू से ही साहस का परिचय देती थी। और अब बात करते हैं हम उनके बचपन की। मन्नूबाई शुरुआती 4 साल वाराणसी रही। उसके पश्चात उनकी माँ का देहांत हो गया। तब से उनके पिता पे मन्नूबाई के लालन पोषण का भार आ गया और वो मन्नूबाई को वाराणसी से बिठूर अपने साथ लेके आ गई। अब बाजीराव के दरबार में उनका बचपन गुजरने लगा। बाजीराव के दरबार में आई वाराणसी की एक बालिका थी। खुशी में बीत रहा था बचपन, क्योंकि छबीली सबको प्यारी थी। अब बात करते हैं हम उनकी शिक्षा की। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने शुरू से ही अपनी पुत्री पे विश्वास दिखाया, उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। साथ ही साथ हम यहाँ एक अपना स्पेशल पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हैं। हम उनकी शिक्षा की बात करें तो उनके पिता का शिक्षा में उनके लिए काफ़ी सहयोग रहा। हम सब भी लकी हैं जिनके पिता अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं। वो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करते, दोनों को शिक्षा, अपने हुनर, अपने टैलेंट को और अपने पैशन को फॉलो करने में उन्हें साथ देते हैं। और जो ऐसा नहीं करते उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का साथ दें, उन पे विश्वास दिखाएं, उन पे भरोसा करें, ताकि वो भी कुछ अच्छा करके दिखाएं और आपको प्राउड फील कराएं। चलिए खैर, ये एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं मन्नूबाई की शिक्षा के बारे में। अभ्यास करती सदा, निशाने बाजी तलवार बाजी मन भाई, सारंगी पवन बादल राज रतन पर घुड़सवारी से कला निखारी। और अगली बात करते हैं हम भविष्यवाणी के बारे में। जो भविष्यवाणी झांसी के जन्म से पहले फ्रांस के एक फिजिशियन नास्त्रेडेमस ने 1555 यानी 1555 उनके जन्म के लगभग 302 साल पहले कर दी गई थी। और वो भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार थी। साम्राज्य को छीनता देख एक मर्दानी रानी जंग लड़ेगी, घोड़ों पर सवार होकर मरते दम तक दुश्मन से लड़ेगी। और उनकी वर्डिंग कुछ इस प्रकार की थी कि रानी अपना साम्राज्य को छीनता देख मर्दानी ढंग से मुकाबला करेगी। वो अकेली घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन के सैलाब को पार कर जाएगी। मरते दम तक वो दुश्मनों के बीच तहलका मचा देगी। और इसी भविष्यवाणी को सच करती है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। अब बात करेंगे हम मन्नूबाई के विवाह और शादी के बारे में। महज 14 साल की उम्र में 1842 में राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ। छोटी वय में पानी ग्रह हो गया था रानी का। यह वक्त था भविष्यवाणी पूरा होने की शुरुआत का और दुश्मनों के अंत का। हैं कि
कि रानी ने कैसे राज्यभार संभाला, क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या स्थिति घटी होगी। बात है सन 1851 की, जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। महज 4 महीने के बाद वह पुत्र कालधर्म को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात उनके पति गंगाधर राव अस्वस्थ रहने लग गए। उन्हें इस बात से सदमा लग गया और तभी सभी लोगों ने उन्हें एक पुत्र को गोद लेने को कहा। मृत्यु के लगभग 1 दिन पहले उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, जो उनके अपने ही रिश्तेदार का बेटा था, जिसका नाम आनंद राव था। उसे बदलकर दामोदर राव रख दिया गया। उस समय ब्रिटिशर्स ने एक नीति अपना रखी थी कि जिस राजा के अपना स्वयं का पुत्र नहीं होगा, उसकी रियासत पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को गोद लेने का निर्णय किया और ये सारा जो दत्तक पुत्र को गोद लेने का कार्यक्रम था, वो ब्रिटिशर्स के सामने किया गया ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना हो। 20 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अंग्रेजों ने वही किया जो उन्होंने पहले से सोचा हुआ था। उन्होंने दामोदर राव को उनका वारिस मानने से इनकार कर दिया और रानी को 6000 रुपये की पेंशन देकर महल छोड़कर रानी महल जाने को कह दिया और यह कहा कि झांसी को वो ब्रिटिशर्स के हवाले कर दे। उस समय रानी के पास भी कोई जवाब नहीं था, न कोई विकल्प था। उनके पास था केवल इंतज़ार। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब दामोदर नाबालिग से बालिग हो जाए और उसके लिए रानी ने लंदन में एक केस भी किया कि उनके बच्चे को राजा का करार या युवराज का करार दिया जाए, लेकिन वो केस भी रानी हार गई। उस समय लॉर्ड डलहौजी ने अपनी मनमानी की। विषम परिस्थिति और संघर्षों का दौर था शुरू हुआ। अंग्रेजों ने झांसी को हथियाने का था ठाना हुआ। ब्रिटिशर्स बोले, पेंशन ले लो, झांसी सौंप दो हमें। रानी जी आप जाओ रानी महल में। निडर रानी आत्मसम्मान का भान किया, साहस से जवाब दिया, हथियाने ना दूंगी झांसी जब तक दम है मेरे में। बात 10 मई 1857 की है, जब अंग्रेजों ने बंदूकों में गाय और सुअर का मांस यूज किया। तब से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को काफ़ी आहत पहुंचा। इसके कारण भारतीयों ने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह इतना तेज़ था कि अंग्रेज लोग भारत छोड़ने में मजबूर हो गए। उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी अच्छा नेतृत्व था झांसी में। तब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से मदद मांगी कि वो उन्हें यहाँ से इंग्लैंड सही सलामत पहुँचाने में व्यवस्था करे और उनकी मदद करे। रानी ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। रानी ने कहा कि वो यहाँ महल में सुरक्षित है और कल उनके यहाँ से जाने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, तब विद्रोहियों का प्लान बना हुआ था कि वो अंग्रेज़ों को मारेंगे और वह प्लान सफल भी रहा। उसमें लगभग 61 अंग्रेज़ लोग मारे गए। जब यह खबर अंग्रेज़ों को पहुंची, तब उन्होंने रानी को भी विद्रोही मान लिया और उन्होंने यह सोचा कि रानी ने हमें ऊपरी तौर पर केवल मदद करने का दिखावा किया है, सच में वह विद्रोहियों के साथ मिली हुई है। और उन्होंने उस समय रानी को यह कहा कि वह झांसी पे राज करे और उसे अपने ढंग से उसका संचालन करे, क्योंकि वह यह जानते थे कि रानी में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और आने वाले वक्त में उनको इसकी मदद मिल सकती है। उसके बाद रानी ने 2 अलग अलग लेटर लिखे, जिसकी सफाई में उन्होंने कहा कि पूरा घटनाक्रम में उनका हाथ नहीं था और इस तरह की घटनाओं में वो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उसका कोई जवाब वापस नहीं आया। उसके बाद रानी ने जनवरी में एक लेटर लिखा 1958 में। उसका भी जवाब लगभग 17 दिन बाद आया। तब तक अंग्रेज उसे विद्रोही मान चुके थे और उन्होंने चढ़ाई कर चुके थे झांसी पे। चढ़ाई लगभग मार्च के अंदर शहर तक घेर लिया था और 2 हफ्तों तक यह युद्ध चला। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी को भी पहले ही भनक लग चुकी थी कि अंग्रेज उनके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अंग्रेजों ने झांसी के किले पर अपना आधिपत्य कर लिया। तब रानी के सलाहकारों ने यह बताया कि ऐसे में रानी को यदि स्वतंत्रता का संग्राम जारी रखना है, अपनी झांसी को फिर से पाना है, तो उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। रानी ने झांसी को छोड़कर कालपी चली गई।
कालपी में वह तात्या टॉपे से मिली और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसका स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में मदद करें। उस समय सर ह्यूरोज सेना लेकर कालपी भी पहुंच गए और वहां 22 मई 1858 को उनका कालपी में युद्ध हुआ। यह युद्ध रानी लक्ष्मीबाई जीत गई और थोड़े समय के बाद फिर से कालपी में एक और दूसरा युद्ध हुआ जिसे रानी लक्ष्मीबाई हार गई। वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई और उन्होंने सोचा कि ग्वालियर के महाराजा जयजी राव सिंधिया और इंदौर के होलकर शासन उन्हें मदद करेंगे और अंग्रेज़ों की खिलाफत में उनकी सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों शासक अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहे। फिर तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी ने ग्वालियर के किले पर विजय हासिल की। स्वतंत्रता संग्राम वीरांगना अद्भुत अतुलनीय साहस वाली थी। झांसी, कालपी, ग्वालियर युद्ध में स्वतंत्रता की मन में ठानी थी। ग्वालियर के किले पे जीत के बाद रानी ने वहां अपना पेशवा नियुक्त किया और उसके पश्चात रानी कोटा के सराय से होती हुई वापस आ रही थी। तभी किंग्स रॉयल हायरिंग के साथ रानी का युद्ध शुरू हुआ। 18 जून 1858 की यह बात है जब रानी ने अपने बादल घोड़े के साथ अंतिम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था। पुराना घोड़ा राजरतन इस युद्ध से पहले ही मर चुका था। वहाँ एक बड़ा नाला था जिसे घोड़ा पार नहीं कर पाया और उसी समय अंग्रेज़ों ने मौका देकर रानी के पीछे से वार कर दिया, जिससे रानी की एक आंख बाहर आ गई और रानी को गहरी चोट लगी। खून बहने लगा। इसके कारण रानी ध्वस्त होकर नीचे गिर गई, लेकिन मरते हुए भी उन्होंने अपने दोनों हाथों से तलवार चलाकर दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। जीवन का यह अंतिम युद्ध बन गया जब साथ ना था राजरतन का। नए घोड़े से नाला पार न हुआ। आंख पे चोट गहरी लगी थी, पर साहस में कमी नहीं थी। दोनों हाथों से तलवार वार से दुश्मन के छक्के छुड़ाती थी। पुरुषों के केवल वस्त्र धारण ही नहीं करती, वह जज्बा भी मर्दानी रखती थी। और अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे स्पेशल गोल्डन पॉइंट की। महज 1 लाख अंग्रेज और 30 करोड़ भारतीय। 1 लाख लोगों ने 30 करोड़ भारतीयों पे राज किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये जानने की कोशिश करें तो इसका सिर्फ एक कारण है कि हमने हमेशा गैरों पे भरोसा किया। अपनों को आगे बढ़ते हुए हम खुश नहीं हो पाते, हम उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और आज भी पता नहीं ये आदत क्यों नहीं छूट रही हम भारतीयों की। तो ज़रा इस पे गौर फरमाइए और अपनों का साथ दीजिए, परायों का नहीं। बात करते हैं हम रानी के अंतिम शब्दों की। जब रानी कोटा के सराय में युद्ध कर रही थी, उस समय उन्होंने पुरुषों के वेश धारण किए हुए थे। इस वजह से दुश्मन उन्हें पहचान नहीं पाए कि वो रानी लक्ष्मीबाई स्वयं है या कोई सैनिक, और उन्हें वहीं छोड़ दिया। तब रानी के सैनिकों ने उन्हें वहां से उठाया और पास के एक मंदिर गंगादास मठ में उन्हें लेकर गई। वहां उन्हें गंगा जल पिलाया और रानी को मरहम पट्टी की गई। तभी रानी के शरीर से बहुत सा खून बह चुका था। रानी का शरीर काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका था। तब रानी ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, फिरंगी मुझे छू न पाए। इस आदेश को सिरोधार्य करते हुए रानी के सैनिकों ने आनन फानन में वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उस आश्रम के साथ ही उनकी अंतिम चिता को वहां आग दे दी गई। तभी बाहर से अंग्रेजों ने फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि तब तक उन्हें पता चल चुका था कि झांसी की रानी को अंदर मंदिर में ले जाया गया है। फायरिंग अंदर से केवल 3 लोग ही कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी राइफलें भी शांत हो गई और वहां से उस समय दामोदर राव को सेफली बचा लिया गया और वह अन्यत्र दूसरे स्थान पे भेज दिए गए। उसके पश्चात अंग्रेजों ने अंदर जाकर उस आश्रम में देखा तो वहाँ वो एक लाश ढूंढ रहे थे जो उन्हें नहीं मिली। तब उन्होंने देखा कि रानी की एक चिता चल रही थी, उसे भी उसने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक हड्डियां भी जल चुकी थी और अंग्रेज अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। इस तरह उस रानी ने आत्मसम्मान से जीवन जिया। झुकना गुण नहीं मेरा है, फिरंगी छू ना पाए मुझे, यह अरमान मेरा है। अंतिम संस्कार करेंगे हम सभी, अंगरक्षक कहे यह धर्म मेरा है।
दामोदर को सुरक्षित स्थान पहुंचाकर वफादार सिपाही कहे, यह धर्म मेरा है। इस तरह महज 29 साल की उम्र में रानी ने अपना बलिदान दिया इस देश की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने झुकना गवारा कभी नहीं समझा। वह सदा अपने आत्मसम्मान, अपनी झांसी और अपने देश के लिए लड़ती रही। और अगर हम बात करें उनकी आज भी परिवार के अस्तित्व के बारे में, तो आज भी उनका परिवार इंडिया में रहता है। उनके परपुत्र इंदौर और पुणे आदि जगह पे निवास करते हैं। वो अपने नाम के साथ झांसी वाले अवश्य लिखते हैं। थर्ड स्पेशल पॉइंट, रानी के असली फ़ोटो का सच। दरअसल रानी की कोई भी असली फ़ोटो अवेलेबल ही नहीं है। अंग्रेज इतिहासकारों ने जैसा जैसा अपनी किताबों में मेंशन किया है रानी के हुलिये के बारे में, वैसे भारत के चित्रकार और अन्य देशों के चित्रकारों ने रानी का चित्र बनाया और वही आज अवेलेबल है। इसलिए उनका कोई एक्चुअल फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तब तक फ़ोटोग्राफ़ी इंडिया में आई ही नहीं थी और ना ही कहीं रानी का इस तरह फ़ोटो खिंचाने का जिक्र किया गया है। देखते हैं इस वीडियो में आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।